नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से धारा नंबर 223 मतलब भारतीय न्याय संहिता। हमारे देश में पहले आईपीसी चलता था, उसकी जगह में सरकार ने बीएनएस सिस्टम लेकर के आई है। मतलब सरकार का कहना है पिछली जो पुरानी कानून व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की ज़माने की थी, उसको हम ख़त्म करके भारत की देसी वाली व्यवस्था अपना रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो नाम चेंज किया गया है, साथ ही साथ नाम के साथ साथ में कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई हैं। इसमें कुछ कानूनी प्रावधान नए जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के हिसाब से यदि हम बात करें तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है पुलिस। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उस व्यक्ति को थाना आना पड़ेगा जो व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहा है, चाहे वो बड़ी वाली पोस्ट का व्यक्ति क्यों ना हो। हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो चीज़ है, ये जो न्यूज़ रही है, आखिर आई कैसे करके। एग्जाम्पल के तौर पर इंदौर की यदि हम बात करते हैं, इंदौर में साफ सफाई का अभियान चल रहा है। अब पता चला अधिकारी लोग कह रहे हैं गरीबों को भी, भिखारियों को भी साफ कर दो, वहाँ से उनको सबको हटाओ। अब जो लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने। तो उन लोगों के यदि आप वहाँ से साफ कर रहे हो तो उनके लिए भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, बेचारे रुपए पैसे नहीं हैं, इसके चक्कर में ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको आप खाली हटा के अपना काम खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यदि आदेश जारी किया था, उसका आदेश कोई नहीं मान रहा है, तो पुलिस अपने आप से कैसे एफआईआर दर्ज कर ली? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद अपनी आपत्ति को जा करके थाने में एफआईआर दर्ज करवाना था। मेन मुद्दा यहीं पर यही उठता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाल ही में इंदौर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत 2 एफआईआर दर्ज करी गई हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम ने जो आदेश पारित किया था, उसके आदेश का उल्लंघन किया गया है, पालन नहीं किया गया है। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कौन से कानून के अंतर्गत आदेश जारी किया था? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163। मतलब जहाँ कहीं अपना काम निकालना रहे तो खोद के नियम कानून को निकाल लेंगे और सामने वाले को फंसाने की कोशिश करेंगे। यही चाल रहती है पुलिस वालों की और सबकी। इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेक्शंस हमको देखने को मिलती है, जैसे कि सेक्शन 223, या फिर हम बात करें आईपीसी की धारा 188, इसको हमने चेंज कर क्या कर दिए, धारा 223 बना दिए हैं। सीआरपीसी की धारा 144 चलती थी ना, उसको चेंज करके हम क्या बना दिए हैं, उसको बना दिए हैं हम सेक्शन 163, धारा 163 वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आ गई। 144 क्या बोलता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार होता है। 223 के अंतर्गत क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश का यदि आप अवहेलना करते हैं, मानते नहीं हैं, तो दंड का प्रावधान है। हालांकि प्रशासन की भिखारी मुक्त इंदौर बनाने की मंशा अच्छी है, लेकिन धारा 223 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से मान्य बिल्कुल नहीं है। लीगलिटी ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर को जो रजिस्टर किया गया है उसकी लीगलिटी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और जब आपकी सिम गुम जाएगी, गाड़ी गुम जाएगी, तब आप एफआईआर दर्ज करने के लिए जाना थाना, कितना बहाने मारते हैं और चाहते नहीं है कि एफआईआर दर्ज कर लें, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो दहेज का मामला हो, या फिर एक्सीडेंट हुआ था। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ है एक गाड़ी का, जिस गाड़ी का हुआ है वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा रहा है, उसने सामने वाले को पकड़ भी लिया जिसने ठोका है, इसके बावजूद भी वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। जब ऊपर बात करी गई
बड़ी पोस्ट लेवल पर, टीआई लेवल पर बात करी गई, तब जाकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज किए थे और सर सर करके बात कर रहे थे। ये एकदम आंखों देखी बातें हैं। अब एफआईआर दर्ज जो किया जा रहा है वो कानूनी तौर पर कितना सही है कितना गलत है, इसकी हम चर्चा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों की वैधता पर सबसे पहले तो सवाल खड़ा हो जाता है। वैलिडिटी ऑफ डीएम्स ऑर्डर, धारा 163 डीएम के अंतर्गत डीएम को क्या लगा, एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब आशंकित खतरे या त्वरित रोकथाम के मामलों में आदेश जारी करता है। इमीडिएट प्रिवेंशन, 163 आप कब लागू करेंगे, जब आपको कहीं लगे कि कोई खतरा की आशंका है और उसके लिए मुझे इमीडिएट प्रिवेंशन करना है। ये वाली चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और भिखारियों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंदौर शहर से, ताकि वो एकदम स्वच्छ बना रहे और हमेशा नंबर बनाते रहे और किसी को अंदर की चीज़ें क्या है वो कभी पता ही ना चले। तो भिखारी लोगों को आशंकित खतरा आप नहीं मान सकते हैं। इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सेकंड नंबर वाली बात यह है, एफआईआर दर्ज करना क्यों अवैध है, वाई एफआईआर रजिस्टरिंग इज इलीगल। धारा 215 मतलब सीआरपीसी की धारा 195 पहले चलती थी, पुलिस रिपोर्ट को प्रतिबंधित करता है कि किस कंडीशन में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद वहाँ नहीं गया था तो कैसे करके एफआईआर रजिस्टर हो गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद वहाँ जा करके अपनी शिकायत दर्ज करानी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस स्वतः संज्ञान ले रही है, लोगों को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ले रही, जेल में ले जाओ, डंडा मारो और भगाओ। इसलिए भले ही धारा 223 भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध है वो कॉग्निसेबल हो, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भी यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अभी तक क्या क्या निर्णय हुआ है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो सी मुनियापन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 का ये मामला था। धारा 195 सीआरपीसी के अनुपालन के बिना मुकदमा वैध नहीं रहेगा, मतलब धारा 195 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस माता भीख 1994, इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण प्रोसिक्यूशन से बचाना है। हाई कोर्ट ने क्या बोला था, जीवन आनंदम वर्सेस स्टेट 2018 का ये मामला है। पुलिस आईपीसी की धारा 172 मतलब 172 188, अब बीएनएस की धारा 206 से 223 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कोविड-19 केस के टाइम में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को उन्होंने खारिज कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये सारे जो निर्णय आए हैं डिसीजन, इस हिसाब से तो इंदौर में जो दर्ज की गई है एफआईआर वो तो तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। पुलिस को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द पुलिस डू, एफआईआर को बंद कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप इन्फॉर्मेशन भेजिए। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें अदालत में आना चाहिए और लिखित में अपनी शिकायत को दर्ज करना होगा। राज्य सरकार चाहती है तो बीएनएसएस में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये कोई काम का नहीं रहेगा। भिक्षावृत्ति का समाधान क्या है, रिहेबिलाइजेशन है, ना कि पनिशेटिव एक्शन है। तो आप साफ करने की बजाय उनको कहीं कहीं पर झोपड़पट्टी ऐसे करके बना करके दे दो, तंबू अम्बू तान के दे दो रहने के लिए, वो बेचारे वैसे में रह लेंगे। कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से गलत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार पुलिस को ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लग रहा है तो उन्हें अदालत में अपनी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए था। भिखारियों को दंडित करने की बजाय आपको रिहेबिलाइजेशन मतलब पुनर्वास की नीति अपनाई जानी चाहिए।
कानूनी व्यवस्था का पालन करते हुए ही प्रशासनिक सुधार आप कर सकते हैं या फिर संभव है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं अभी दिल्ली स्टेशन में जो भगदड़ मची थी, जिसमें जो लोगों की डेथ हुई है, उसके ऊपर यह आर्टिकल फोकस करता है। क्या इस व्यवस्था को हम रोक सकते थे? बेटर व्यवस्था बना करके क्या इस चीज़ से हम रोक सकते थे? फ्यूचर में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं क्या जिनसे हम सीख ले सकते हैं? इसके अलावा भी छठ जैसे महापर्व पर हम भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था करते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो कुंभ जैसी भीड़ भाड़ वाली त्योहार में आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं की? क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरे नंबर की बात ये है, रेलवे का जो बयान है ना एकदम बदलते जाता है। पहली बात तो अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, फिर बोल दो कि फेक न्यूज़ है, फिर तीसरे नंबर में बोल दो कि लोगों की ही गलती है, उन्हीं की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा से भागते आ रहे हैं, इसलिए रेलवे में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं और होते रहेंगी, उनको आप कभी रोक नहीं पाओगे। इसमें आपकी खुद की गलती है, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ मच गई, जिसको इंग्लिश में स्टैम्पीड बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये वर्ड। एक बार फिर से भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। अब क्या ये जो भगदड़ मची है इसको हम टाल सकते थे? इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास हम ट्रेन कम चला रहे हैं, हमारे पास बड़ा प्लेटफार्म नहीं है, बल्कि रेलवे की लापरवाही है जिसके कारण ही ये चीज़ हुई है। भगदड़ जो कि प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी, ये जो ट्रेजेडी देखने को मिली है, त्रासदी, वो रुक सकती थी। क्राउड मैनेजमेंट के जो बुनियादी ढांचे होते हैं उसकी आपने अनदेखी करी, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को एक ही दिशा में नियंत्रित करना, बॉटल नेक्स खत्म करना, पर्याप्त बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। ये इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था। इनमें से कोई भी कदम सही से नहीं उठाया गया जिससे कि ये हादसा हुआ है। अब बोल रहे हैं आपकी प्लेटफार्म नंबर 12 पर अचानक अनरिजर्व ट्रेन की घोषणा कर दिया, अचानक से बोल दिए हैं। अब बेचारे लोगों को जल्दी है, जल्दी इसलिए है क्योंकि जल्दी से नहीं चढ़े ना तो ट्रेन ही छूट जाएगी। भाग रहे हैं, कोई चढ़ के जा रहा, कोई कहीं से जा रहा है, गिर गए, जो गिर गए तो उनको दबा दिए, दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। अब प्लेटफार्म 14 पर पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऑलरेडी भीड़ थी। प्लेटफार्म 12 पर ट्रेन की घोषणा से और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई। वहाँ तो लोग रहे ही होंगे, ये लोग और जा कर के। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की विफलता, एस्केलेटर बंद नहीं करे गए जो भीड़ रोकने में मदद कर सकते थे। एस्केलेटर चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आरपीएफ की अपर्याप्त तैनाती, आरपीएफ आपके पास उतने नहीं थे जितने होने चाहिए। फिर वीक डिफेंस बाय रेलवेज, रेलवे हमेशा से अपना बचाव करते आ रही है, जैसा कि सरकार करती है तो रेलवे भी वही काम करेगी। उसने क्या बोली, इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी, हमने कभी सोचे नहीं थे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है कि रोज़ कितने लोग टिकट काट रहे हैं, कितनी भीड़ है, या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि अप्रत्याशित भीड़ थी। 15 लाख से अधिक यात्री प्रयागराज जाने के लिए 350 ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे। साधारण गणना से भी यदि हम कैलकुलेट करें तो प्रत्येक कोच में 300 अनारक्षित यात्री यात्रा कर रहे थे। ये पूरी तरह से अनुमान था आपका, ये तो भूलिए ही मत कि कोई स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई। इसके बाद आप विक्टिम्स लोगों को ही ब्लेम करने लग जा रहे हो, यात्रियों के ऊपर ही दोष उतारने लग जा रहे हो। रेलवे ने क्या बोला कि यात्रियों ने टिकट ज़्यादा संख्या में ले लिए, भीड़ ज़्यादा थी, अनाउंसमेंट नहीं सुने। लेकिन ऐसा हर साल होता है, त्योहारों पर तो भीड़ बढ़ती ही है। छठ पूजा जैसी स्थिति में भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था है, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं करे हैं? इसके बाद दुर्घटना के बाद रेलवे की क्या प्रतिक्रिया रही, रेलवे का क्या रिस्पॉन्स रहा है पोस्ट ट्रेजेडी?
अचानक से आपने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला क्यों ले लिया? अतिरिक्त सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान तैनात कर रहे हैं, होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, प्लेटफार्म पर टिकटों की बिक्री बंद कर दी है ताकि कुछ लोग जाएं, कुछ लोग वहीं रह जाएं, वहीं सोएंगे, रात में खुले में मच्छर कटवाएंगे। यदि ये उपाय हादसे के बाद किए गए थे तो पहले आपने क्यों नहीं लागू किया? आपको तो पता था ना कि मरने का इंतजार कर रहे थे आप लोग। तो रेलवे जो बयान दे रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हमको देखने को मिला। जैसे कि पहले बोल रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं है, फिर सफाई दे रहे हैं, फिर यात्रियों को बोल रहे हैं इन्हीं लोगों की गलती है। एक्स ग्रेसिया भी आपने तुरंत घोषणा कर दिए ताकि बाद में यदि कोई मरता है तो उसको उसका बेनिफिट ना मिले। अभी बोल दिए कि 12 लोगों की डेथ हुई है, 12 लोगों को पैसा देंगे, बाद में पता चला 20 लोग हो गए, उनको नहीं मिलेगा। फिर इसमें हड़बड़ी क्या करना था? सबसे पहले ये तो अंदाजा लग जाएगा नहीं कितनी लोगों की डेथ हुई है। शुरू में तो रेलवे बोलता है कि नहीं डेथ तो हुई नहीं है, बहुत देर के बाद उसने बताया है कि डेथ हुई है। फेक न्यूज़ की जांच की बात करके रेलवे ने जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी थी। इसका मतलब ये है इतिहास से आप कभी कुछ सीखे ही नहीं है। रेलवे ने पिछली दुर्घटनाओं से कोई सीख नहीं लिया। जैसे कि 2013 में कुंभ मेले में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड, 2017 में मुंबई के एल्फिन स्टेशन रोड पर भगदड़ मची थी, 2024 दिल्ली स्टेशन पर फिर से वही गलती दोहराई गई। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे अपनी गलतियों को दोहरा रहा है, सीख ही नहीं रहा है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन रेलवेज। रेलवे की आंतरिक जांच चल रही है, मतलब चोर खुद अपनी चोरी की जांच कर रहा है। रेलवे खुद की गलती की जांच खुद ही कर रहा है, जबकि ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त करता है, जो रेलवे मंत्रालय से स्वतंत्र होता है। ये हादसा ट्रेन दुर्घटना की श्रेणी में आप नहीं ला रहे हो ना, इसलिए तो आप स्वतंत्र जांच नहीं करवा रहे हो, सरकार ऐसा कह रही। अगर रेलवे पारदर्शिता दिखाना चाहता तो बाहरी एजेंसी से जांच करवाता। जब तक रेलवे अपनी खामियों को नहीं मानेगा तब तक ऐसी त्रासदी दुर्भाग्य के नाम पर टाली जाती रही। कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं, रेलवे को इस हादसे से सीख लेकर के भीड़ नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनाना पड़ेगा। क्या क्या करोगे? ऐसी स्थिति में कुंभ जाने वाली ट्रेन को एक ही जगह गाड़ी करना, ऐसा नहीं कि वहां आ गई फिर बोलेंगे वहां आ गई 3 नंबर में जाओ, फिर बोलोगे 5 नंबर में जाओ। यांत्रिक यात्रियों की जो आवाजाही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है आपको। भीड़ नियंत्रण की छठ पूजा मॉडल को आप अपनाइए। रेलवे प्रशासन की जवाबदेही तय करना है। तो जब तक रेलवे अपने कमियों को नहीं सुधारेगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे और इन्हें दुर्भाग्यपूर्ण बता करके भुला दिया जाएगा। सीधे चलते न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ और देख लेते हैं पहले न्यूज़ आर्टिकल को, जो कि डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है 2026 के बाद से चालू हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें डीलिमिटेशन के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। बात करते हैं कि डीलिमिटेशन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अमित शाह की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें बोला जाता है कि डीलिमिटेशन से दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो चिंता में है वो साउथ वाले स्टेट ही हैं, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। डीलिमिटेशन में क्या होता है, जनसंख्या के हिसाब से सीटें निर्धारित करी जाती हैं। कितनी जनसंख्या के ऊपर एक सीट रखी जाएगी, कितने एरिया के लिए एक सीट रखी जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा सीटें। अब साउथ वाले स्टेट तो जनसंख्या को कंट्रोल किए हैं तो उनको कम सीटें मिलेंगी लोकसभा में। इससे क्या होगा, लोकसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है कम होगा। अब नॉर्थ वाले हमेशा से फायदे में रहते हैं। डीलिमिटेशन को अभी रोक दिया गया, उसका भी एक रीज़न यही था कि नॉर्थ वाले राज्यों में ज़्यादातर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अभी हैं। हो सकता है आने वाले समय में कम ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए 2026 तक बीजेपी ने सोचा होगा कि अभी थोड़ा टालने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में
ये जो नॉर्थ वाले राज्य हैं इनको कम सीटें मिलने की संभावना है, क्योंकि साउथ वाले जो राज्य हैं बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। डीलिमिटेशन जिसको सीमांकन बोलते हैं, इसमें हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाओं को तय करते हैं या फिर रीड्रॉ किया जाता है, फिर से निर्धारित करते हैं, ताकि जनसंख्या में बदलाव को ध्यान रखते हुए निष्पक्ष चुनाव हमारा हो। सरल शब्दों में यदि हम देखें तो सीमांकन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर हम फिर से तय करते हैं, मतलब सीटों की संख्या को कम ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं संविधान में सीमांकन की व्यवस्था। आर्टिकल 82 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 क्या बोलता है? हर जो जनगणना है इसके बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के सीमांकन के लिए सीमांकन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। सबसे पहले तो हमें सीमांकन आयोग बनाना है। आर्टिकल 82। आर्टिकल 170 प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों का निर्धारित करने के आधार पर, मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होगा। ये राज्य की व्यवस्था है आर्टिकल 170 में। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 330 और 332। इसमें बोला जाता है कि एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीटों का सीमांकन किया जाएगा। एससी एसटी के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं कि यहाँ से एससी का ही खड़ा होगा, यहाँ से एसटी का ही खड़ा होगा। तथ्य की यदि हम बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन एक फ्री निकाय होता है। ये किसी के इन्फ्लुएंस में होकर के काम नहीं करता, ये चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को तय करता है। यही मेन चीज़ है यहाँ का। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी प्रभावित नहीं होगा, मतलब इसने जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन है। सीमांकन कैसे होता है? जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सरकार सीमांकन आयोग का गठन करती है। आयोग अलग अलग राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि और जनता को बोलता है कि आप हमें सुझाव दीजिए। जनता की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करी जाती है। इस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं और इसे फिर बाद में नोटिफाई किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन नई सीमाओं के हिसाब से चुनाव कराएगा, नई सीटों के हिसाब से। अब बात करें कि सीमांकन जो व्यक्ति कर रहे हैं उसमें कौन कौन शामिल, मतलब सीमांकन आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो सीमांकन आयोग का गठन भारत सरकार एक कानून लेकर के आई थी, पारित करी थी, उसके हिसाब से हो रहा है। इसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चुनाव आयोग का एक सदस्य रहेगा, संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गया है कि रिटायर्ड जज और ये बाकी के जो दो लोग हैं ना वो पूरे सरकारी लग रहे हैं। दिक्कत यहाँ ये पैदा हो जाती है। आयोग की सिफारिशें लास्ट हैं, इनको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं कोर्ट में जा कर के। वर्तमान में जो साउथ वाले स्टेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और हमेशा से ही केंद्र सरकार के साथ वो डिमांड करते रहते हैं। समस्या क्या है? भारत में अंतिम बार पहले जब भी हुआ है तो 1971 की जनगणना के हिसाब से डीलिमिटेशन हुआ था, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था। तो इसमें साउथ वाले लोगों ने अभी बेटर काम किया है, उनकी जनसंख्या कम हुई है, विकास भी अच्छा खासा किए हैं, तो ये सब का उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, उनको मजा मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए उनको। 2001 में एक संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सीमांकन को 2026 तक स्थगित कर दिया गया। 2026 के बाद नया डीलिमिटेशन किया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा सीटें फिर से तय होंगी। अब बात करते हैं साउथ के स्टेट चिंतित क्यों है। जनसंख्या नियंत्रण की उनको सजा दे रहे हैं आप, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इस नए डीलिमिटेशन में उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण की कम हो जाएंगी। इससे संसद में दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसके अलावा माल का वितरण मतलब पैसे का वितरण, सीट ज़्यादा बढ़ेंगी तो पैसा भी ज़्यादा, सीट कम होंगी तो पैसा भी कम। राज्यों को मिलने वाला सेंट्रल टैक्सेस का वितरण भी जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर सीट कम
तो दक्षिण के राज्यों को, साउथ वाले स्टेट को पैसा भी कम मिलेगा। इसके अलावा फेडरलिज्म भी हमारा प्रभावित होता। दक्षिणी राज्यों को लग रहा है कि उनके विकासशील प्रयासों को अनदेखा किया जा रहा है। वे वित्तीय और राजनीतिक संतुलन बिगड़ने से काफ़ी चिंतित हैं। समाधान क्या है? सीटों का निर्धारण आप खाली जनसंख्या के हिसाब से नहीं, डेवलपमेंट इंडेक्स को भी ध्यान में रख के करिए। राज्यसभा को मजबूत करो ताकि राज्यों की भागीदारी बढ़े। राज्यों को वित्तीय सहायता, फिजिकल ऑटोनॉमी भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली न्यूज़ की तरफ, जो कि डीप सी रीजन के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली इसका मतलब ये है, हम समुद्र से अब कुछ संसाधन निकालना चाहते हैं। ये एरिया है पार्टिकुलरली तमिलनाडु के किनारे वाला। यहाँ से हम ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन का रिजर्व है, ये आइडेंटिफाई किया गया है तमिलनाडु को कोस्ट के किनारे गल्फ ऑफ मन्नार में। एरिया जो बताया जा रहा है वो है 9,990 स्क्वायर किलोमीटर का, साउदर्न तमिलनाडु के डीप सी रीजन में गल्फ ऑफ मन्नार की हम बात कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड है एक रिसेंट टेंडर, किसके लिए? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए। इसको इशू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से। सरकार ने ये टेंडर क्यों निकाली है? ये एक पार्ट है सरकार के ऑर्डर का। 10वें नंबर का जो राउंड है, किसका? ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी का। इसके अंतर्गत ये 10वीं बार होगा, जिसमें इनवाइट किया जा रहा है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को कि आप सबमिट करेंगे अपनी बोली एक्सप्लोरेशन राइट्स को लेकर के। यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने का काम करें, तो आप बोली लगाइए कि 100 रुपये दोगे कि 200 दोगे, तब जा कर के हम आपको ये संसाधनों तक पहुँच का अधिकार देंगे। वहीं यदि हम बात करें तो ये जो टेंडर निकाला गया है, ये कवर करता है 25 ऑफशोर एरियाज़ को अक्रॉस द कंट्री, टोटलिंग 1,91,986 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैरीन स्पेस। 25 एरिया निर्धारित किए गए हैं। 1,91,946 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कहना चाहिए कवर करता है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, एक काफ़ी सिंगल बिड के तौर पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी रिजीम के अंतर्गत। कंपनियां अपना आवेदन कब तक सबमिट कर सकती हैं? देयर प्रीफर्ड साइट के हिसाब से 31 जुलाई 2025 तक उनको डेट दी गई है। इन्वायरमेंटल डैमेज का खतरा है कि नहीं, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि इस प्रकार का एक्सप्लोरेशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि एनवायरमेंटल इशू जरूर रहेगा। मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व को डीप सी एरियाज में तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार में, जो कि कवर करता है रामनाथपुरम एंड थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। हालांकि देखा जाए, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने राइज किया है कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑन मैरीन लाइफ एंड लोकल फिशिंग एक्टिविटी। एक तो जो जीव जंतु हैं उस एरिया के जहाँ पर ये काम किया जाएगा वो प्रभावित होंगे, और दूसरे जो लोकल फिशिंग एक्टिविटी है वो भी प्रभावित होने वाली है। साथ ही साथ जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये होम माना जाता है रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज का, जैसे कि डुगुंग्स, टर्टल एंड मैरीन मैमल। इन सब का जीवन प्रभावित होगा बुरी तरह से। एनवायरमेंटलिस्ट एंड फिशरमैन हैव पॉइंटेड आउट दैट यूनियन गवर्नमेंट का जो पुश है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन का, ये इरिवर्सिबल डैमेज पैदा करेगा इन्वायरमेंट को, एंड हम लोगों की जो जीविका है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एनजीओस हैं, उनका कहना है कि ब्लास्ट साउंड फ्रॉम दीज सर्वे किए जाएंगे, ब्लास्ट के साउंड आएंगे। इसेंशियल फॉर मैपिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व कुड डिस्टर्ब मैरीन स्पीसीज। इतना ज़्यादा आप ब्लास्ट करोगे, साउंड पैदा करोगे तो क्या होगा? स्पीसीज जो हैं
इससे उनको डिस्टरबेंस पैदा होगा, ऐसा कहना है। इस वाली न्यूज़ में हमारे लिए जो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए, मैप के हिसाब से देखा जाए, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। बात यदि हम करें गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है। ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर लोकेटेड है और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। जगह है तमिलनाडु, इसके अंतर्गत ये आता है। एरिया की बात करें तो 10,500 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं की बात करें तो देखिए 2001 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको शामिल किया गया था। 4,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर मैरीन स्पीसीज हमको देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की यदि हम बात करें तो इसमें 21 छोटे छोटे द्वीप, कोरल रीफ, मैंग्रोव फॉरेस्ट, समुद्री घास के मैदान और लैगून है। कितनी बेटर ये जगह घूमने के लिए। इसमें डुगोंग मतलब आपको यदि सी काऊ देखना चाहते हैं आप, समुद्री गाय, हरे कछुए, ऑलिव रिडले कछुए, समुद्री घोड़े और प्रवाल चट्टानें, वाकई में ये जगह देखने लायक है दोस्तों। साथ ही साथ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 560 वर्ग किलोमीटर का एरिया आ जाता है। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पर क्या नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो देखिए यहाँ पर पर्ल, कोरल, समुद्री शैवाल और नमक उत्पादन के लिए ये जगह काफ़ी फेमस मानी जाती है। ये ऑलरेडी से पहले से ही एनवायरमेंटलिस्ट लोग चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि प्रवाल भित्तियों का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जिससे समुद्री जैव विविधता खतरे में आ रही है। वहीं यदि हम बात करें संरक्षण इसको कैसे मिला है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान और तमिलनाडु वन विभाग इसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।